नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। इसके पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके भेजा था आप लोगों के पास, लेकिन आज हम विस्तार से बताएंगे कि बैक्टीरिया क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है और किस तरह से ये अपना वर्क करते हैं और कौन सा रोग होता है इनसे, क्या इनसे लाभ है और क्या हानि। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए मैं आज आया हूँ। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में और वायरस के बारे में, जिसको हम लोग सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। तो सूक्ष्म जीव जिसको माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के नाम से जानते हैं। तो सूक्ष्म जीव है क्या? सूक्ष्म जीव एक ऐसा जीव है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। लेकिन माइक्रोस्कोप में भी हम वायरस को नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया को देख सकते हैं, लेकिन वायरस को नहीं देख सकते हैं। तो वायरस को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? वायरस को देखने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही महंगी होती है और यह ज़्यादातर अनुसंधानों में ही पाए जाते हैं, जहाँ पर इसका शोध होता है, जहाँ पर इसका निरीक्षण किया जाता है, जहाँ वैज्ञानिक लोग इसका परीक्षण करते रहते हैं, वहाँ पर ही यह मिलता है। ऐसे जनरल माइक्रोस्कोप मिलते हैं और उससे हम लोग जीवाणुओं के बारे में अध्ययन देख करके पता लगाते हैं। जैसे पैथोलॉजी वगैरह जितना होता है, जहाँ पर खून वगैरह जांच होता है, वहाँ पर हमको मिल जाएगा क्या, जिसको कहते हैं हम लोग क्या करें, माइक्रोस्कोप। लेकिन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जो होता है वो अनुसंधानों में पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो वे जीव जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे में होता है विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं और जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। चूंकि जीवाणु और बैक्टीरिया आप लोग जीवाणु और विषाणु कहने से थोड़ा सा आप लोगों को वैसा मालूम होता है कि विषाणु क्या होता है, जीवाणु क्या होता है, समझ में जल्दी नहीं समझते। लेकिन जैसे ही हम बैक्टीरिया कहेंगे आप समझ जाते हैं, और विषाणु वायरस कहते हैं तो समझ जाते हैं कि वायरस क्या होता है। जैसे कोरोना हुआ था तो कहते कि ये इसका वायरस बहुत चला है, वायरस चला है। हम कभी विषाणु इसको बोलते ही नहीं थे, तो विषाणु जानेंगे किसे? तो इसको जानने के लिए हमने क्या वायरस और विषाणु, वायरस मतलब विषाणु और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो इसके लिए हम यह सबसे पहले हम विषाणु के बारे में बात करते हैं। विषाणु क्या है, चलिए देखते हैं। तो विषाणु हमारे शरीर में आते हैं, कैसे आते हैं? ये वायु में विचरण करते रहते हैं और भोजन में भी कभी कभी पाए जाते हैं। ज़्यादातर वायु में विचरण करते हैं और किसी के शरीर से भी उत्पन्न होते हैं, जो वायु से के द्वारा फिर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये वायरस। तो वायरस को पता करने वाले, सबसे खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है डी.आई.आइवेनोवस्की, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो पाया था, वायरस को पाया था, डी.आई.आइवेनोवस्की जो पाया था वायरस, वह सबसे पहले उन्होंने एक रोगग्रसित तंबाकू था, तंबाकू का पौधा, और उसी में उन्होंने उसको पाया था और बताया था कि यह वायरस है। और W.M. स्टैनले ने भी इसका खोज किया, इसके बारे में जाना, इसका अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया कि यह केवल उस पादप में ही नहीं पाया जाता, पादप मतलब केवल पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह जंतु में भी पाया जाता है। तो उन्होंने पादप और जंतु के बारे में बताया कि जंतु वायरस भी होता है, यानी पादप विषाणु और जंतु विषाणु भी होते हैं। तो
पादप जंतु जो होते हैं वह न्यूक्लियस अम्ल अर्थात आरएनए कह रहे हैं। तो पादप इसमें जो होता है, इनके अंदर वायरस में एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसको न्यूक्लियक अम्ल कहा जाता है, या प्रोटीन में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियक अम्ल में इन्हें आरएनए में रहता है, और जंतु में जो पाया जाता है वायरस, वह न्यूक्लिक अम्ल के डीएनए में पाया जाता है। समझ में आ गया? तो पादप में क्या है, न्यूक्लिक अम्ल में आरएन में पाया जाता है, और जंतु में क्या न्यूक्लिक अम्ल के डीएनए में। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो प्रोटीन के चारों तरफ का एक कवर होता है। इसको कभी बताया जाएगा जब पढ़ाई होगी उसकी प्रोटीन के बारे में, तो उसको बताया जाएगा। और यहाँ पर आप समझिए, और एक फेज होता है इसका, दूसरा फेज होता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज ये जीवाणु पर हमला करते हैं। जीवाणु मतलब क्या, जो हमारे शरीर में जीवाणु होते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उन्हीं पर यह हमला कर देता है। हमला करके उनको मार देता है, मारने का कोशिश करता है। तो इनमें न्यूक्लियक अम्ल में डीएनए, इनमें डीएनए होता है। चलते हैं अब आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु क्या होता है, तो जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, और बैक्टीरिया के प्रतिपादन करने वाले जनक जिनको कहते हैं एंटोइन लीeuwenhoek होते हैं। इन्होंने 1675 ईस्वी में बताया था कि यह, इसका नाम बताया था कि यह जंतुक है। इसका नाम क्या बताया था, जंतुक, अर्थात जीवाणु न कह करके वे जंतु कहा करते थे। तो अब यहाँ पर लुई पास्चर और कोच नाम के तो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इसका अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया कि जीवाणु जो होते हैं ये रोग भी पैदा करते हैं, केवल फायदा ही नहीं करते, ये रोग भी पैदा करते हैं। तो रोग के रूप में भी इन लोगों ने कहा कि ये रोग पैदा करने वाले भी जीवाणु होते हैं। तो कैसे ये रोग पैदा करते हैं, जैसे खाना वगैरह खराब हो जाता है, घाव में इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, इस तरह का इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं वे जीवाणु के द्वारा ही होते हैं। तो लुई पास्कर और कोच ने इस चीज को बताया था, और इनके रूप को भी बताया था कि ये 4 तरह के इनका रूप होता है। एक होता है ताकाई, जो गोल रूप में होता है, और स्पाइरिला जो होता है स्पाइरल सर्प के आकार का होता है, और एक होता है वाइब्रियो जो कोमा के आकार का, जैसे हम लोग कोमा ऐसे देते हैं ना, है ना, लिखने के बाद कोमा इस तरह से हम लोग देते हैं, इस तरह से कोमा देते हैं, तो इस तरह का उसका आकार होता है जिसको वाइब्रियो कहा जाता है। एक होता है आपका बैसिलस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे दूध से दही बनता है, दूध से पनीर बनता है। बैसिलस के बारे में आप लोग तो जानते हैं, इसका आकार जो होता है डंडाकार होता है। तो कुछ जो होते हैं हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ जो होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हालांकि इससे लाभ भी है और हानि भी होता है। अब समझते हैं बैक्टीरिया और वायरस के में अंतर क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनकी आकार कैसी होती है, किस प्रकार से इनका संरचनाएं होती है। तो इसी से आपको, इस अंतर से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बैक्टीरिया क्या है और वायरस क्या है। वैसे तो बैक्टीरिया और वायरस के बारे में इतना ही से आप समझ में आ गया होगा कि क्या चीज होता है। चलिए देखते हैं विषाणु और जीवाणु में अंतर के बारे में। चलिए, ये आधार मैंने लिख दिया है कि किस आधार पर इसको हम लोग अंतर में बांट सकते हैं। जैसे संरचना है, जीवित स्थिति है, आकार है, वृद्धि है, साइज, इलाज है, विभाजन है, इसके बाद बीमारी है, लाभ है, इलाज है, और इसके बाद मैंने सबका निष्कर्ष निकाल करके बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं संरचना के बारे में। तो संरचना बाबू क्या है इसका, तो कोशिका नहीं होती है, विदाउट कोशिका का होता है, और यह इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। जब भी इसको देखने की जरूरत पड़ेगी तो हमको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर हम इसकी रचना, यह कोशिका नहीं होती है, और जीवाणु कोशिका में
होता है, अर्थात इसकी कोशिकाएं होती है। और ये एक कोशिकीय होता है। जीवित स्थिति क्या है? ये न मरा हुआ रहता है न जिंदा हुआ रहता है, यह निर्जीव और सजीव दोनों के बीच में स्थित रहता है। तो इसको हम लोग सक्रिय निष्क्रिय कह सकते हैं। यानी स्थित है लेकिन वह क्या है? वह निष्क्रिय है। जैसे हम लोग सो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं हम लोग करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चना का बीज है, तो चना का बीज क्या होता है? न सक्रिय होता है न निष्क्रिय, न सक्रिय, न जीवित रहता है न मरा हुआ रहता है। जैसे ही वह पानी के संपर्क में जाता है वह जी जाता है, जिंदा हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से यह जीवित न तो यह जीवित ही पाया जाता है और न ही निर्जीव के रूप में पाया जाता है, बल्कि पाया जाता है किसके रूप में? निष्क्रिय के रूप में होया जाता है। लेकिन जैसे ही यह हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है या हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, तो कोशिकाओं में जाते ही वह क्या करता है? अपना डीएनए को क्या करता है? छोड़ देता है कोशिकाओं में। और जैसे ही यह डीएनए को अपने हमारी कोशिकाओं में छोड़ेगा, यह अपना वृद्धि करना शुरू कर जाता है, फैलना शुरू कर जाता है और हम रोगग्रस्तित हो जाते हैं, चाहे जिस चीज का हो। जैसे मान लीजिए कि टाइफाइड हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमको ये क्या कहता है? कोरोना हो रहा है। तो कोरोना जो हो गया, तो कोरोना क्या करता है? वो कोशिकाओं में जा करके फैलना शुरू करता है, कोशिकाओं को फैलते 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 कोशिकाओं को इतना ऐसा बना देता है जिससे हमको बहुत तरह की तकलीफें उत्पन्न हो जाती है। तो ये जीवित भी नहीं है और निर्जीव भी नहीं है, तो क्या है? निष्क्रिय है, निष्क्रिय के बीच में होता है। अब यहाँ पर आते हैं कि ये पूरी तरह जीवित है। यह क्या है? पूरी तरह जिंदा रहता है। और यहाँ पर इसका आकार क्या होता है? इसका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, जिसको मैंने बताया कि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और इसका आकार थोड़ा इससे बड़ा होता है, जिससे हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वृद्धि यह दूसरे पर निर्भर करता है, यह दूसरे के अंदर जाएगा, दूसरे के कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, तभी इसकी वृद्धि हो सकती है, ऐसे नहीं वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि करने की क्षमता नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जीव के अंदर यह प्रवेश करेगा और उनके कोशिकाओं में जाएगा, उनके कोशिकाओं में जा करके डीएनए डालेगा, यदि पौधा में चला गया तो आरएन डालेगा और डाल करके उसको कोशिकाओं को क्या करेगा? मारना शुरू करेगा और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करेगा, तब जाकर के वह कार्य कर, इस तरह से उसमें वृद्धि होती है। समझ में आ गया? और ये क्या है? यह खुद वृद्धि अपने को करते रहता है, यह विखंडन करते रहता है, विखंडित होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोशिकाओं में आप अमीबा के बारे में पढ़े होंगे कि अमीबा क्या विखंडन करता है, टूटते रहता है। ठीक उसी तरह से यह भी क्या करता है? अपनी वृद्धि करता है जीवाणु। बाइनरी के अनुसार करता है। बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी में जैसे 2 और 2 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 8 होता है, 8 के बाद क्या होता है? 16 हो जाता है। तो इस तरह से संख्या यह बढ़ाते रहता है अपना जीवाणु। समझ में आया? यहां तक समझ गए? वृद्धि समझ गए कि वृद्धि कैसे करता है? यह दूसरे पर निर्भर रहता है। वृद्धि करने के लिए कोई ना कोई इसको सहारा चाहिए। जैसे ही किसको सहारा मिलेगा वृद्धि करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोशिका मिला, कोशिका में वो प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद वो अपना वृद्धि करना शुरू कर देता है। ये खुद ब खुद अपना वृद्धि करते रहता है, मिले चाहे नहीं मिले वो अपना वृद्धि करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो प्रवेश करेगा या है तो भी क्या करेगा? अपना वृद्धि करना शुरू कर देता है। कभी कभी आप जानते होंगे, देखते होंगे, जैसे ठंडा का मौसम हो गया, ठंडा का मौसम में अचानक हमारा गाला क्या करने लगता है? दर्द करने लगता है। दर्द करने लगता है अर्थात बैक्टीरिया उसमें फायदा, तो उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग दवा लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो वही चीज है, इसमें क्या करता है? दूसरे पर निर्भर करता है या अपनी वृद्धि अपने आप करता है। इसका इलाज में क्या होता है? तो वैक्सीन दिलाता है। जैसे कोरोना हुआ तो सबको टीका दिलाया जाता है भारत में,
क्या किया था, वैक्सीन तैयार किया था। तो वैक्सीन तैयार किया था, तो वैक्सीन तैयार किया था और एंटीवायरल भी इससे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। किससे, इलाज के लिए। यही इसका इलाज है, या तो वैक्सीन लीजिए या एंटीवायरल लीजिए, तब इसका इलाज हो सकता है। यदि पहचान हो गई तो, और वो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका रोग ठीक ही हो जाएगा, सही नहीं है। ये बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। और यहाँ पर आते हैं एंटीबायोटिक बारे में, इसका इलाज जिसको जीवाणु के बारे में करते हैं, तो जीवाणु खुद खुद जी सकता है, ये नहीं, एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक इसका क्या है, इलाज है। यदि बैक्टीरिया आपके पास में आ गया है, तो बैक्टीरिया को अर्थात जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक हमको लेना पड़ता है। जैसे घाव हो गया, मुंह में घाव हो गया, हाथ में घाव हो गया, कहीं भी होता है, इंफेक्शन को रुकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो एंटीबायोटिक से क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। विभाजन कर रहा है, यह बहुत ही चालाक होता है, या परजीवी होता है, अर्थात दूसरे के जीव में प्रवेश करके यह अपनी विभाजन शुरू करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, दूसरे की कोशिकाओं में घुस करके खुद को बढ़ाता है। अपने आप में बढ़ने की इसमें क्षमता नहीं होती है, यह बहुत ही चालाक होता है। और बैक्टीरिया जो होता है वह क्या करता है, वह खुद जी सकता है और इसको खुद बढ़ सकता है। यह क्योंकि अब अभी बताया कि यह विखंडन करता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 16, 12 के 16 के अनुसार यह विखंडन करता है। विषाणु से कौन सा रोग होता है, कोरोना हो सकता है, डेंगू होता है, एड्स होता है, ये बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं इस तरह के। और ये क्या है, जीवाणु से कौन से बीमारी होते हैं, जैसे टीबी हो गया, कलरा हो गया, खाना खराब कर देता है, इन्फेक्शन हमारे अंदर पैदा करता है, इस तरह की बीमारी जीवाणुओं से होती है। समझ में आया। तो बीमारी क्या है, कोरोना, डेंगू, एड्स तरह के बीमारी वायरस से होते हैं। टीबी, कलरा, खाना खराब होना, इन्फेक्शन होना किससे होता है, जीवाणु से होता है। इससे लाभ क्या है, यह वैक्सीन बनाई जा सकती है, यानी इसी को मारने के लिए, इसी को मारने के लिए वैक्सीन बनाई जाती है, और वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है। अर्थात वैज्ञानिक लोग इसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके बहुत तरह तरह की खोज करते हैं। ये लाभ हो गया किससे, विषाणु से। और इसके बाद आते हैं हम जीवाणु के बारे में बातें हैं। जीवाणु क्या है, जीवाणु से क्या इसको फायदा है हम लोगों को। तो जीवाणु से फायदा क्या है कि हमारा पाचन शक्ति ठीक होती है, यानी पचता, कोई भोजन पचता है तो जीवाणु के द्वारा ही पचता है, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा पचा, इस तरह से पच जाता है। दूध से दही बनाने में सहायता का प्रदान करता है, पनीर बनाने में सहायता करता है, और पौधों का पोषण देता है, और एंटीबायोटिक दवा बनाने में इसका उपयोग होता है। मैं बताऊंगा कि एंटीबायोटिक दवा बनाने में कौन कौन से दवाएं इसी से तैयार होती है, इसको बताएंगे, बाद में बताएंगे। अब थोड़ा सा, अब इसका इलाज क्या होता है भाई। तो इसका इलाज बहुत कठिन है, और एंटीबायोटिक काम इस पर नहीं करता है। साफ, वायरस का इलाज कठिन है, एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, और इसको क्या है, इसका इलाज संभव है, सरल है, और इसको एंटीबायोटिक से इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और इसके बाद इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वायरस सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, और बहुत कम मात्रा में यह हमें लाभ पहुंचाता है, और साथ ही साथ ये जीवाणु जो होते हैं यह ज्यादा लाभदायक और थोड़ा बहुत हानिकारक होते हैं। तो दोनों ही क्या है, हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक होते हैं। सबसे ज्यादा लाभदायक जीवाणु, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, और सबसे कम लाभदायक कौन होता है, वायरस। सबसे खतरनाक कौन होता है, वायरस। सबसे कम खतरनाक कौन होता है, तो हमारा हो गया जीवाणु। तो इस तरह से आज का ये पढ़ाई आपको कैसे लगा, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।
और आपके लिए मेरी तरफ से आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।